हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने बेसिक पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, उसका मैकेनिज़्म क्या होता है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या प्रोडक्ट बनता है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, तो आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस वाले क्वेश्चंस पे इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन या प्रोडक्ट पूछ सकते हैं भी। एक्वस सोडियम क्लोराइड का करते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनता है, या हम मोल्टन की करते हैं तब क्या बनता है। फिर उसके बाद हमने बात की थी किसकी, लॉ ऑफ फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बताती है हमें? फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये बताती है कि दो टाइप की लॉ है। एक फर्स्ट लॉ थी हमारी जो क्या बताती थी कि जब कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है किसी सब्सटेंस की, तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो मास डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें हम पास करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर उसका हमने फॉर्मूला निकाला था, W इज इक्वल टू होता है ZI/T। Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, I हमारा करंट था और T क्या था हमारा टाइम। फिर दूसरी लॉ पढ़ी थी हमने फ्राडे सेकंड लॉ, जो क्या कहते हैं कि जब दो सब्सटेंस की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं जो सीरीज में कनेक्ट हैं और उनमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज हम पास कर रहे हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो मास डिपॉजिट होगा वो क्या कहता है या लिबरेट होगा, वो किसके होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। उसको हम क्या बोलते थे, फराडे सेकंड लॉ। तो फ्राडे लॉ के बेस पे आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, या तो डेफिनेशन या इसके क्या है न्यूमेरिकल है। तो उनमें से कुछ न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करते हैं जो दोनों बेस पे हैं, फराडे फर्स्ट लॉ भी और फराडे सेकंड लॉ के बेस पे। तो जैसे हमारे पास पहला न्यूमेरिकल हम लेते हैं, जैसे पूछ सकता है हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। मतलब आपसे पूछेगा कि आपने क्या लिया हुआ है, एक मोल क्या लिया हुआ है, 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ लिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है 1 मोल एल्यूमिनियम के अंदर, तो आपको कितना चार्ज चाहिए होगा। तो ये मैंने आपको कल बताया था क्या कि अगर एक एल्यूमिनियम 3+ है, इसको एल्यूमिनियम में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पर अगर हमारे पास क्या ये 1 मोल है, क्या ये 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ है और इसको 1 मोल एल्यूमिनियम में जाने के लिए कितने चाहिए होंगे हमें, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए होंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, और हमने कितना लेना है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो क्या हो जाएगा, 3 × 6.002 10⁻23, यानी जब आप इसको करोगे ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 फराडे के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कल आपको करवाए थे मैंने, वही है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा बेसिक्स है, आपको देखना है कि एल्यूमिनियम पे या मेटल पे कितना चार्ज है और वो कितने पे जा रहा है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे हाउ मैनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर, जैसे है। ठीक है, तो अपने को पता है क्या है, हमारे पास 90 ग्राम वाटर है, तो हमें पता है पहले क्या बनाने पड़ेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स ये बनाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो कितने बन जाएंगे, 5 मोल। कितने बन जाएंगे, 5 मोल। अब हमें पता है क्या हमारा जो वाटर है, तो वाटर है वो कैसे टूटता है, H+OH- ऐसे टूटता है। अब अपने को पता है ये कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो कैथोड पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो किस में कन्वर्ट होगा, ये फ्री रेडिकल में। पर हमें पता है ये एक अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या होंगे, 2 फ्री रेडिकल बनेंगे और क्या बन जाएगा हमारे पास, H2 गैस। तो अब देख लो यहाँ पे साफ क्लियर पता चल रहा है क्या कि एक जो मोल वाटर है उसको से क्या बनाने के लिए, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की। कितने की पड़ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की। पर अगर 1 मोल होता, अगर ये 1 मोल हाइड्रोजन बनाते तो अपने को पता है कितना हो जाता है ये हमारे पास 2, क्योंकि एक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2,
और मोल में कितने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इतना है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इतना, तो यानी कितना बन जाएगा 2 फराडे। तो इसका मतलब ये हुआ 1 मोल के लिए कितने चाहिए, 2 फराडे, तो 5 के लिए कितना होगा 10 फराडे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चंस, इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछ सकता है आपसे कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा या कितना अमाउंट लिबरेट होगा किसी सब्सटेंस का जब हम उसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उस समय। तो क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या कह रहा है, ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक सोल्यूशन है हमारे पास कॉपर सल्फेट का, जिसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, करंट कितना है 1.5 एम्पियर है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड, कितना मास डिपॉजिट होगा किसका, कॉपर का कैथोड पे। तो सबसे पहले तो इसमें हम क्या निकालेंगे, क्यू निकालेंगे। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, आई कितना 1.5 एम्पियर, टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट, इसको किस में कन्वर्ट कर लो, सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 10 × 16 600 सेकेंड, इतना हो जाएगा। अब हमें पता है जो हमारा Q है वो किसके इक्वल होगा, I × T, तो I कितना है 1.5 और T कितना हमारे पास 600, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 900 कूलाम, ऐसा ही होगा। अब बात करते हैं हम कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट कैसे टूटेगा, कॉपर 2+ प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो हमें पता है एक कॉपर 2+ को कॉपर पे जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। पर अगर 1 मोल कॉपर सल्फेट होता तो कितनी जरूरत होती, हमें कितनी जरूरत होती, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितनी चाहिए होती है हमें, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। पर हमारे पास कितने हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 2 मोल के लिए कितना होगा 6.022 10⁻23 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी अब इसको अगर आप टोटल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 96500 कूलाम। ये हम इसको कह सकते हैं कितना 2 फराडे, ये कह सकते हैं। अब हमें पता है कि अगर इतना चार्ज पास होता है, क्या, इफ 2 × 96500 कूलाम इज चार्ज पास, तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा इसका 1 मोल, यानी इसका कितना मास होता है 63.5 ग्राम। 1 कूलाम चार्ज होता है तो कितना हो जाएगा 63.5/2 ये हो जाएगा। अब हमारे पास कितना चार्ज है 900 कूलाम, कितना है 900 कूलाम, तो क्या हो जाएगा ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.296 ग्राम। तो इतना मास जो है वो कॉपर का डिपॉजिट होगा अगर इतना करंट इतने टाइम के लिए हम उसमें से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं तब। तो इस तरह से हमारे पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो आप इसको बुक में से कर सकते हो, बहुत ही आसान से हैं, बहुत ही इजी से हैं। अगर फिर भी ना हो तो आप कर सकते हो, इसको पूछ सकते हो। तो आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रो, जो हमारे पास क्या है टाइप ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली कंडक्टेंस 2 तरह से हम लेकर चलते हैं। नंबर 1 मेटालिक कंडक्टेंस और दूसरी होती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो मेटालिक कंडक्टेंस का मतलब क्या है, हमारे पास कह रहा है ऐसे वाली कंडक्टेंस जिसमें कंडक्टेंस तो होगी पर उसमें जो सब्सटेंस है वो क्या नहीं होगा, आयोनाइज्ड नहीं होगा, यानी आयंस में नहीं टूटेगा। तो उसमें फिर कंडक्टेंस किसकी वजह से होगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन।
उससे हम क्या बोलते हैं, मेटालिक कंडक्टेंस। जैसे हमें नोन है मेटल कंडक्टेंस, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है, सिल्वर है, ये हम यूज़ करते हैं किनके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऐसे वाली कंडक्टेंस जिसमें कंडक्टेंस तो होगी बट विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। सो कंडक्टेंस फिर किसकी वजह से हुई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उससे हम क्या बोलते हैं, मेटालिक कंडक्टेंस। दूसरी टाइप की जो कंडक्टेंस आती है, ऐसे टाइप वाली कंडक्टेंस, ऐसे टाइप वाली कंडक्टेंस जिसमें क्या कहता है, कंडक्टिविटी होती है पर किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ आयंस। जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसकी वजह से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। जैसे कि एसिड, बेस, साल्ट, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। जैसे हमारे पास एग्जांपल है NaCl है, तो NaCl आपको पता है जब इसमें से इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी तो ये टूट जाएगा सोडियम प्लस क्लोरीन नेगेटिव आयन में। तो इसमें कंडक्टेंस होगी, पर क्यों हुई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आयोनाइज हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। ऐसे वाली को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ये एसिड, बेस, साल्ट कोई भी हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, जो हमारे पास, पहले तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की, फिर हम बात करेंगे मेटालिक कंडक्टेंस की। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिस्कस करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो +1 में और 10th में आपने पढ़ा हुआ है क्या, कि ऐसे वाले सब्सटेंस जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाते हैं, जब उनको हम क्या करते हैं, किसी सोलवेंट में डालते हैं, यानी वाटर में डालते हैं, तब उससे क्या बोला जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोला जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या बोलेंगे, दोस इलेक्ट्रोलाइट्स या सब्सटेंस भी कह सकते हो, विच decompose completely into ions when dissolved in water, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल हमारे पास जैसे NaCl, HCl, KOH एक्सेट्रा, NaOH, ठीक है, H2SO4, बहुत सारे हैं। उसी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, जो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स या सब्सटेंस विच डज नॉट completely dissociate into ions, ठीक है, when dissolved in water, उससे हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या हमारे पास क्या होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। फिर इनको हम क्या कर सकते हैं, किसमें कन्वर्ट मान सकते हैं, एसिड और बेस के केस में, जो आपने +1 में पढ़ा हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा, वो वाला जो पूरी तरह से H पॉजिटिव आयंस में टूट जाता है, उसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका HCl, H2SO4। फिर आ जाता है वीक बेस, वो वाला, वीक एसिड वो वाला जो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होता, एग्जाम्पल जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH। उसी तरह से फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग जो पूरी तरह से OH नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं, जैसे कि KOH, NaOH ये वाले, और वीक जो पूरी तरह से नहीं टूट पाते, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। तो ये हमारे पास टाइप्स हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के। अब बात आ जाती है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक जो कंडक्टेंस है उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट,
तो ये भी हमने बात कर ली। अगर स्ट्रोंग है तो वो क्या होगा, पूरी तरह से डिसोशिएट होगा, और डिसोशिएट होगा तो आयंस ज़्यादा बनेंगे, कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। अगर वीक होगा तो उसके आयंस क्या बनेंगे, कम बनेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट फैक्टर वो है हमारे पास साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस एंड द सोल्यूशन, यानी जो आयंस है उसका साइज कैसा है। देखो सीधी सी बात है, अगर छोटा साइज है, अगर क्या है छोटा साइज है तो क्या है उसको जो सराउंड करने वाले क्या होंगे, कम होंगे, और बड़ा साइज है तो उसको सराउंड करने वाले क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी सोल्यूशन ज़्यादा होगी, और सोल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी उतना वो आयंस क्या होगा, कम फ्री होगा, और कम फ्री होगा तो उसकी कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। यानी कटायन या अनायन जो भी है उसका साइज अगर क्या है बड़ा है तो उसका क्या होगा, कंडक्टिविटी जो है इलेक्ट्रोलिटिकल कम होगी, और साइज छोटा है तो कंडक्टिविटी क्या होगी उसकी ज़्यादा होगी। अगला फैक्टर है नेचर ऑफ द सोलवेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। अब हमें पता है अगर वो सल्यूट जो हमारा है यानी इलेक्ट्रोलाइट वो पोलर है तो वो किस में घुलेगा, पोलर वाले में ज़्यादा घुलेगा। पोलर वाले में ज़्यादा घुलेगा तो आयंस उसके ज़्यादा बनेंगे, कंडक्टिविटी क्या होगी उसकी ज़्यादा होगी। पर अगर हम उसको नॉन पोलर में डाल देंगे तो उसके आयंस कम बनेंगे, कम बने तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी उसकी कम होगी। उसी तरह से विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितना गाढ़ा होगा उतने क्या बनेंगे उसके आयन कम बनेंगे, कम बनेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। जितनी कम विस्कोसिटी होगी आयंस उतने ज़्यादा बनेंगे, आयन जितने ज़्यादा बनेंगे कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। उसी तरह से कंसंट्रेशन, अब देखो कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट, अब जितना अमाउंट ज़्यादा होगा आयंस उतने ज़्यादा होंगे, आयन ज़्यादा होंगे तो वो आपस में टकराएंगे भी ज़्यादा, टकराएंगे ज़्यादा तो आपको पता है उनकी जो कोलिजन है वो बढ़ती जाएगी तो कंडक्टेंस अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टेंस उतनी कम होगी। लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे एनर्जी उनको उतनी ज़्यादा मिलेगी, जितनी ज़्यादा मिलेगी आयंस उतने दूर दूर होते जाएंगे, जितने दूर दूर होते जाएंगे उतनी कंडक्टेंस उनकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोलिटिकल कंडक्टेंस उतनी बढ़ती जाएगी। ये तो होगी किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की। पहला क्या था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आयंस ज़्यादा बनेंगे, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट है आयंस कम बनेंगे, कंडक्टिविटी क्या होगी उसकी कम होगी। दूसरा जो हमारे पास था फैक्टर वो था हमारे पास साइज ऑफ द कटायन, तो साइज जितना छोटा होगा उसको सराउंड करने वाले उतने कम होंगे, वो उतना फ्री होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा। साइज बड़ा है उसको सराउंड करने वाले उतने ज़्यादा, जितने ज़्यादा वो उतना कम फ्री होगा तो उसकी कंडक्टेंस उतनी कम होगी। तीसरी बात आती है हमारे पास नेचर ऑफ द सोलवेंट, जितना पोलर सोलवेंट होगा उतना पोलर सल्यूट होना चाहिए तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, पर उनमें से एक भी पोलर या नॉन पोलर है तो आयन कम बनेगी, कंडक्टिविटी कम होगी। चौथा कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी आयन उतने ज़्यादा होंगे, उनके बीच में कोलिजन उतनी ज़्यादा होगी, कोलिजन जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टेंस उतनी कम। फिर बात आ जाती है टेम्परेचर की, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा मिलेगी, बॉन्ड जल्दी टूटेंगे, आयंस दूर दूर जाएंगे, कोलिजन कम होगी, कंडक्टिविटी ज़्यादा। अब हम बात करते हैं किसकी, मेटालिक कंडक्टेंस की। तो मेटालिक कंडक्टेंस है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। अब देखो आपने फिजिक्स में पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती होती है नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो कई मेटल ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर ही उनका ऐसा होता है कि उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से उनको हम यूज़ करते हैं कंडक्टर की फॉर्म में ज़्यादातर। ठीक है, दूसरा आ जाता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जिनमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, जितने कम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम। तीसरा आ जाता है टेम्परेचर। क्या आ जाता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा, टेम्परेचर का इन्वर्स इफेक्ट होता है किसके अंदर, मेटालिक कंडक्टेंस के अंदर। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। बढ़ने से उनकी कोलिजन जल्दी होती है। एक कोलिजन जो हुई उससे अगली कोलिजन जो होती है उसके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम।
क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये ज़्यादा एनर्जी से मूव करेंगे, जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे। जो पहले रिलैक्सेशन टाइम इतना था वो अब कितना हो जाएगा, इतना, फिर और इतना बिल्कुल कम हो जाएगा तो जल्दी जल्दी कोलिजन होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगे तो करंट को भी क्या नहीं कर पाएंगे, कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग मेटालिक कंडक्टेंस। डिफरेंस इसमें अपने आप बना सकते हो। अब हम बात करते हैं, आपने 10th में पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ, पढ़ा हुआ है ना। ओम्स लॉ के ऊपर ही हमने ओम्स लॉ नहीं पढ़नी, हमने यहाँ से एक कॉन्सेप्ट लेना है। ओम्स लॉ आपने पढ़ा है कि कोई भी कंडक्टर होता है, यानी वायर है, वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पर वो पड़ी जो फ्री वायर है वो कभी भी करंट को कंडक्ट नहीं करती। वो कब करेगी, जब जो वायर है उनके दोनों सिरों पे क्या किया जाएगा, दोनों एंड पे क्या किया जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया जाएगा, तब वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। वैसे तो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिगजैग मोशन में होते हैं, कोई पर्टिकुलर मोशन नहीं होता उनका, पर जब उनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्या करता है कि करंट फ्लो करता है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो करंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो यहाँ से अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहें तो क्या होता है, आर। आर क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस, जो किसकी इक्वल आता है, पोटेंशियल बाय करंट। क्या आता है, पोटेंशियल बाय करंट आता है। तो ये तो है मैथमेटिकली भी ये आर किसकी इक्वल है, पर अगर हम इसको लैंग्वेज में बताना चाहिए, रेजिस्टेंस है क्या, जैसे बाहर देख लो क्या है, नॉर्मल कंडीशंस है, पर एकदम से तेज हवा चल पड़े। पहले नॉर्मल में हम चल रहे थे, बाइक चला रहे थे, हमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था, पर जब तेज हवा चल रही है, हम उसके अपोज में जा रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा जो हमें मूव करने में क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है, अपोज। उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। वही रेजिस्टेंस मेटालिक कंडक्टर के अंदर भी बात करते हैं, वही सेम, कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने को एक चीज अपोज करती है, उसी अपोज ऑफ करंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, बेसिकली रेजिस्टेंस आर से डिनोट करते हैं। ये क्या है, इट इज द अपोज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या होता है, अपोज होता है किसका, फ्लो ऑफ करंट। तो आर हमने देखा था किसकी इक्वल है, V बाय आई। V आपको पता है क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट्स, और I क्या है, करंट, करंट के क्या होते हैं, एम्पियर। तो अगर हम इसके यूनिट्स बनाएं क्या बन जाएंगे, वोल्ट्स एम्पियर बन जाएंगे, पर एम्पियर। और इसको हम फिर क्या बना देते हैं, एक स्पेशल यूनिट बना देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ओम। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओम, जिसका सिंबल क्या होता है, इस तरह से। तो जो अपोज होता है फ्लो ऑफ करंट का, उसी हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब बात आ जाती है हमारे पास कंडक्टेंस की, जिसको डिनोट करते हैं G से। तो कंडक्टेंस बेसिकली क्या होता है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका, रेजिस्टेंस का। तो क्या हो जाएगा, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है उसका जो रेसिप्रोकल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। तो किसकी इक्वल आ जाएगा, 1/R। तो अपने को पता है जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी वो क्या थी, V बाय आई। तो क्या हो जाएगा जो हमारे पास कंडक्टेंस, I बाय V। तो इसके ये जो यूनिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स। क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स, या इसको क्या बोल देते हैं, मोहो। क्या बोल देते हैं, मोहो, यानी ओम का उल्टा बना देते हैं। तो ये हो जाती है हमारे पास कंडक्टेंस। क्या हो जाती है, कंडक्टेंस हो जाती है। ओके, अब बात आती है हमारे पास कंडक्टिविटी की। किसकी बात करते हैं हम, कंडक्टिविटी की।
कंडक्टिविटी से पहले हमें पता होना चाहिए किसके बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में। तो फिजिक्स में आपने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा क्या कि जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेंथ के। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया की। यानी वायर जितनी ज़्यादा मोटी होगी, जितनी ज़्यादा क्या होगी, मोटी होगी, रेजिस्टेंस उतनी क्या होगी, कम, और जितनी पतली होगी रेजिस्टेंस उतनी क्या होगी, उसकी ज़्यादा। ये रेसिप्रोकल होती है। इन दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या आ जाएगा, L/A, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या लगा लेते हैं, रो। रो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी किसकी इक्वल आ जाएगी हमारे पास, RA ऊपर चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके यूनिट्स बनाए तो क्या बनेंगे, देखो रेजिस्टेंस है इसके क्या होते हैं, ओम। एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ आपको पता है सेंटीमीटर में होगी तो कट जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, ओम सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, ओम सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसके यूनिट बन जाएंगे। बट बात करते हैं हम कि हमारे पास रेजिस्टिविटी है क्या। आपको फॉर्मूला याद रखना है इसका मेन, तो कि ये इसका फॉर्मूला होता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R, यानी रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। पर हमें मेन बात याद रखनी है कि रेजिस्टिविटी है क्या। इसको डिनोट किससे करते हैं हम, ओम से, सॉरी किससे, रो से। रेजिस्टिविटी डिनोटेड बाय रो। तो ये क्या हमारे पास कहता है, ये वो रेजिस्टेंस है, ये क्या है, वो रेजिस्टेंस है किसी भी वायर की जो पैदा होती है कब, जब हम उस वायर का एरिया कितना ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हैं, और लेंथ कितनी ले रहे हैं हम, 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। उस समय किसी वायर में, किसी कंडक्टर में कितनी कंडक्टेंस पैदा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी। तो क्या होगा रेजिस्टिविटी, इट इज द रेजिस्टेंस, क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस बाय ए सब्सटेंस, या हम कह सकते हैं ए कंडक्टर whose length is 1 centimeter and area is 1 centimeter square, ठीक है। अब हमें पता है लेंथ इंटू एरिया अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम बन जाता है। तो हम सीधी सीधी बात कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर की, किसी भी सब्सटेंस की 1 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारा क्या है, एरिया है, वॉल्यूम है, उसके अंदर जो कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस पैदा होती है उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ओके, तो फॉर्मूला हमने देख लिया था रेजिस्टिविटी का, क्या था, R इंटू A बाय L। अब हमारे पास आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको डिनोट करते हैं हम किससे, K से। इसको K यानी कप्पा बोला जाता है, कंडक्टिविटी। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। तो क्या हो जाएगा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या है ये, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हमें पता है रेजिस्टिविटी क्या है, रो इज इक्वल टू R इंटू A बाय L। तो कप्पा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 1 बाय R, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, L अपॉन A। तो अगर हम इसके यूनिट्स बनाएं तो ये क्या हमारे पास 1 बाय R। 1 बाय R क्या होती है हमारे पास, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट्स क्या थे हमारे पास, ओम इनवर्स। क्या थे, ओम इनवर्स। और ये क्या हमारे पास, लेंथ, ठीक है, क्या है, लेंथ, लेंथ के क्या होंगे, सेंटीमीटर, और ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स,
यानी 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो क्या यूनिट बन जाएंगे इसके, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी बेसिकली क्या हुई, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। या हम इसी तरह से इसको डिफाइन करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द कंडक्टिविटी, ये क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी प्रोड्यूस बाय कंडक्टर। ये कंडक्टिविटी होगी प्रोड्यूस बाय कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी होगी 1 सेंटीमीटर और एरिया कितना होगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उससे हम क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टिविटी, या इसको क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले बेस पे क्या होता है, न्यूमेरिकल आता है हमारा, बहुत सिंपल सा होता है। ठीक है, तो वो हम कल करेंगे, 3 डेफिनेशन और हैं, फिर उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ही इजी से हैं, आसान से हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप जरूर देखें ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यू दीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि मैं और सुधार कर सकूं जिस तरह से आप चाहते हो। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दें, और जो चीज़ नहीं आती वो कमेंट्स करें, पूछें। सो आज के लिए इतना ही, आज हम बात करेंगे, कल हम आगे बात करेंगे। तो आपने क्या करना है, जितना जो टॉपिक पीछे हो गया उसके न्यूमेरिकल कीजिए, जो फराडे लॉ वाले हैं, इसके न्यूमेरिकल हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2-3 डेफिनेशन हो रहा है, वो डिस्कस करके फिर इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।